हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड सेलिंग बुक थिंक एंड ग्रो रिच, जिसे लिखा है नेपोलियन हिल, जो कि एक अमेरिकन ऑथर एंड जर्नलिस्ट हैं। इस बुक का वाहद मकसद सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं, बल्कि अपने किसी भी गोल को अचीव करना है। अगर हम इस बुक की शुरुआती लाइन्स को देखें तो वहाँ लिखा है, यू आर द मास्टर ऑफ योर फेट एंड द कैप्टन ऑफ योर सोल। यानी जिसे अगर हम आसान लफ्ज़ों में ये कहें कि इंसान अपनी किस्मत खुद ही संवारता है। इस बुक के ऑथर नेपोलियन हिल, जिन्हें फॉर्चुनेटली एक चांस मिल गया उस वक्त के द रिचेस्ट पर्सन एंड्रयू कार्नेगी का इंटरव्यू लेने का। उसी दौरान कार्नेगी ने एक इंतहाई इंटरेस्टिंग ऑफर दी और कहा, मैं जानता हूँ कि लाइफ में बहुत से लोग नाकाम होने वाले हैं खुद से सब कुछ ट्राई करके सक्सेसफुल बनने के चक्कर में, जबकि रियलिटी तो ये है कि सक्सेसफुल बनने के प्रिंसिपल तो यूनिवर्सल हैं, कोई भी इन पर अमल करके अमीर बन सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उन तमाम लोगों की फ़िलासफ़ी को इकट्ठी करो और मैं तुम्हें दुनिया के कुछ सबसे अमीर लोगों के इंटरव्यू दिलवाने का मौका दिलवाऊंगा। क्या तुम इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करोगे? नेपोलियन हिल ने कुछ ही सेकंड सोचने के बाद इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया और फिर 20 सालों की एफर्ट से उन्होंने 500 लोगों के इंटरव्यूज़ को कंडक्ट किया। हम ये भी कह सकते हैं कि ये किताब उन 500 लोगों के तजुर्बात का निचोड़ है। इस बुक के अंदर उन्होंने बेसिक प्रिंसिपल्स का जिक्र किया है जिसको कोई भी फॉलो करके रिच बन सकता है, जिसमें सबसे पहला आता है हमारा बर्निंग डिज़ायर। यहाँ पे राइटर विश और बर्निंग डिज़ायर में फ़र्क बताता है। मसलन जैसे हम जब कोई कार या कोई बाइक देखते हैं तो कहते हैं काश ऐसी गाड़ी मेरे पास भी हो, जो कि एक विश है, जबकि बर्निंग डिज़ायर तो ये है कि मैं एक दिन पक्का ऐसी गाड़ी खरीदूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितनी एफर्ट क्यों ना करनी पड़े। इस बुक के अंदर भी एक बर्निंग डिज़ायर की एग्जाम्पल मौजूद है। 1519 में हर्नन कॉर्टिस ने स्पेन पे हमला किया और जब वो वहाँ पहुँचा तो उसे मालूम हुआ कि स्पेन की आर्मी इसकी आर्मी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा है, लेकिन उसे तो ये जंग जीतनी ही थी। तब उसने एक बहुत ही मेमोरेबल डिसीजन लिया। फिर उसने अपने सोल्जर से कहा, अब हमारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, एक तो ये कि हम दुश्मन के आगे सरेंडर कर दें और सारी ज़िंदगी गुलाम बन के गुजारें, और दूसरा ये कि हम अपनी पूरी एफर्ट से लड़ें। और फाइनली वो इस जंग को जीत भी गए। फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है फेथ। विदाउट फेथ हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। बहुत हद तक हमारी सक्सेस और फेलियर का दारोमदार हमारी फेथ पर ही होता है। डिज़ायर बेशक बहुत ज़रूरी फैक्टर है, लेकिन बगैर फेथ के इसकी कोई भी वैल्यू नहीं। अगर एक इंसान को खुद में बहुत ज़्यादा डाउट होगा तो उसके फेलियर के चांसेस दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑटो सजेशन। इसको समझने के लिए पहले आपको ह्यूमन माइंड को समझना पड़ेगा। इंसानी दिमाग बेसिकली दो हिस्सों में तकसीम है, एक कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड की मिसाल एक शिप के कैप्टन की सी है, जबकि अनकॉन्शियस माइंड की मिसाल उस शिप के वर्कर्स की है। जैसे कैप्टन का काम सिर्फ हुक्म देना है और उसके वर्कर्स का काम उस हुक्म को आंखें बंद करके मारना है, और कुछ अरसे के बाद जहाज़ का वो अमला इतना एक्सपर्ट हो चुका होता है कि वो बगैर कैप्टन के भी अपना काम बराबरी कर लेता है। लेकिन इसके लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है और वो है रेपुटेशन, मतलब ये कि एक काम को बार बार करना। इसकी हम एक और मिसाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम किसी जगह जाते हैं तो हम उस जगह जाने के लिए बहुत देखभाल के और नोटिस बोर्ड पढ़ के जाते हैं, लेकिन कुछ अरसे के बाद जब हम दोबारा उसी जगह जा रहे होते हैं तो हम नहायत ही बेफिक्री और जहन में कुछ और ख्यालात लिए जा रहे होते हैं। उसकी रीज़न क्या है कि अब वो रास्ता हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर सेव हो चुका है, और इस अमल को हम बोलते हैं ऑटो सजेशन। इसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट आता है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। नॉलेज बेसिकली दो तरह का होता है, एक जनरल नॉलेज और दूसरा स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जनरल नॉलेज वो जो हमें ज़्यादातर स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, और यही वजह है कि इन इंस्टीट्यूट से फारग होने के बाद स्टूडेंट्स किसी भी काम को अच्छे तरीके से करने के काबिल नहीं होते, बल्कि उन्हें दोबारा इसी फार्मूले की तरफ आना पड़ता है। मीन्स उन्हें स्पेशलाइज्ड नॉलेज गेन करना पड़ता है। और अगर हम इस बात को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नज़र दौड़ा कर देखें तो हमें खुद भी आइडिया होगा कि आजकल वही लोग ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज रखते हैं। स्पेशलाइज्ड डॉक्टर, स्पेशलाइज्ड टीचर, स्पेशलाइज्ड लॉयर एंड एट्सेट्रा। इस बुक के अंदर हेनरी फोर्ड, जो कि फोर्ड कंपनी का मालिक थे, उनका भी जिक्र किया गया है। मसलन एक मरतबा उनके खिलाफ उनके नॉलेज को लेके किसी मैगजीन में बुरा भला कहा गया। जब फोर्ड उन लोगों से कोर्ट में मिले तो उन्होंने फोर्ड से डिफरेंट क्वेश्चन पूछे, जैसा कि वर्ल्ड वॉर 1 कब ख़त्म हुई, वो किन मुल्कों के दरमियान हुई और उसमें कितने लोगों की अमवात हुई। फोर्ड शुरू में तो उन सवालात का जवाब देते गए, लेकिन आखिर में उन्होंने गुस्से में आके कहा, मेरे ऑफिस में ऐसे कई बटन लगे हैं जिनको प्रेस करके मैं अपने किसी भी असिस्टेंट को बुलाकर इन फजूल सवालों का जवाब हासिल कर सकता हूँ, तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं इनको फालतू में याद करके अपना वक्त ज़ाया करूँ। इससे ना सिर्फ लोग मुतमिन हुए बल्कि खामोश भी। हमारी सोसाइटी में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अपने माइंड को फजूल के नॉलेज से बढ़ते रहते हैं। अगर आप इसका सही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप ज़रूर एक बुक 80-20 प्रिंसिपल्स बाय रिचर्ड कोच को रीड करें। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन भी दो तरह की होती है, सिंथेटिक इमेजिनेशन और दूसरी क्रिएटिव इमेजिनेशन। अगर आप इस पॉइंट के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप 0 to 1 बुक बाय पीटर थिल को ज़रूर स्टडी करें।
अगर हम सिंथेटिक इमेजिनेशन की बात करें तो इसका मतलब होता है कुछ पुराने आइडियाज़ को रीअरेंज करके एक नया आइडिया तश्कील देना। फॉर एग्जांपल, टैक्सी ड्राइवर को कॉल करके बुलाने का मेथड पहले भी मौजूद था, लेकिन उसको रीअरेंज करके किसी ने करीम और उबर का आइडिया पेश किया। इसकी हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे किसी भी रेस्टोरेंट में कॉल करके खाना ऑर्डर करने का मेथड पहले भी मौजूद था, लेकिन इसकी जगह आज हम यूज़ करते हैं फूड पांडा, और इस मेथड को हम इंग्लिश लिटरेचर में कॉन्टीन्यूटी प्लस न्यूनेस के नाम से याद करते हैं। और अगर हम दूसरे आइडिया की बात करें, यानी क्रिएटिव इमेजिनेशन, तो इसका मतलब है किसी ऐसी चीज़ को क्रिएट करना जिसका पहले वजूद ही ना हो। फॉर एग्जांपल, राइट ब्रदर्स का 1903 में जहाज़ का बनाना, ग्राहम बेल का टेलीफोन और बहुत से ईजादात। इसके बाद हमारा 6 पॉइंट आता है ऑर्गेनाइज प्लानिंग। इस पॉइंट के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका टीम वर्क, कि आप कैसी टीम बनाते हैं, कैसे इन्हें ऑर्गेनाइज करते हैं, नए नए आइडियाज़ का बनाना, और इस बात के लिए रेडी रहना कि स्टार्ट में आपके बहुत से आइडियाज़ फेल होंगे, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना, बल्कि नए नए आइडियाज़ बनाते रहना है। सबसे ज़्यादा फोकस करना अपने कस्टमर्स की लाइकिंग और डिसलाइकिंग पर, कभी भी क्वालिटी और क्वांटिटी में कंप्रोमाइज़ ना करना। और फाइनली अपने आप से हर साल के एंड में कुछ सवालात पूछना, जैसा कि मैंने इस साल अपने कस्टमर्स को कैसी सर्विसेज दी, मेरा रिलेशन अपने कस्टमर्स के साथ कैसा रहा, मैं कैसे बेहतर तरीके से इन्वेस्ट कर सकता था, और फाइनली मैंने इस साल क्या क्या मिस्टेक्स की। इसके बाद हमारा 7वां पॉइंट आता है डिसीजन। बेसिकली कामयाब और नाकाम लोगों की आदत में जो चीज़ सबसे ज़्यादा डिफरेंट होती है वो होता है उनका डिसीजन मेकिंग पावर। कामयाब इंसान जब भी कोई डिसीजन लेता है तो फिर इसको जल्दी चेंज नहीं करता, उसके ऊपर डटे रहता है, जबकि नाकाम आदमी के आगे जब भी कोई प्रॉब्लम पेश आती है वो सबसे पहले अपना डिसीजन चेंज करता है। इस बुक में राइटर ये बिल्कुल नहीं कहता कि आप अपना डिसीजन चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उस वक्त जब उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पेश आ रही हो या उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। इसके बाद हमारा 8 पॉइंट आता है परसिस्टेंस। आपने एक बहुत ही फेमस प्रोवर्ब सुना होगा, हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। अगर हम ये कहें कि परसिस्टेंस इज़ द की टू सक्सेस तो ये भी गलत नहीं है। थॉमस एडिसन ने 10,000 टाइम फेल होने के बाद इलेक्ट्रिक बल्ब इन्वेंट किया। परसिस्टेंस की हमें बहुत सी एग्जांपल्स मिल सकती हैं। KFC के फाउंडर कॉलोनल सैंडर्स जो कि 1009 टाइम फेल हुए, फिर कहीं जाके उनकी रेसिपी को किसी रेस्टोरेंट में एक्सेप्ट किया गया और आज KFC दुनिया के तमाम मुल्कों के अंदर पाया जाता है। उसके बाद अगर हम अली बाबा के फाउंडर जैक मा की मिसाल लें, जिनको अपनी लाइफ में बहुत मरतबा इंटरव्यूज़ में, जॉब्स में रिजेक्ट हुए, लेकिन फिर भी वो परसिस्टेंस रहे और आखिरकार अपनी खुद की कंपनी बनाने में कामयाब हुए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है द पावर ऑफ मास्टरमाइंड, जिसके अंदर हमें ये बात बताई गई है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिल बैठकर एक खास काम के बारे में सोचते और काम करते हैं तो उस काम के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब एक इंसान कुछ सोचता है तो उसके जिस्म में कुछ रेडिएशंस खारिज होती हैं जो कि यूनिवर्स में फैल जाती हैं, और वो रेडिएशंस अपनी तरह के रेडिएशंस को तलाश करती हैं, और इस तरह इस आइडिया का वजूद हकीकत में सामने आता है। और जब मुख्तलिफ लोग बैठकर एक खास आइडिया के बारे में सोचेंगे तो उस चीज़ के वजूद के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है द मिस्ट्री ऑफ ट्रांसम्यूटेशन। इस स्टेप के अंदर जो बात डिस्कस की गई है वो ये कि हमारा ब्रेन थॉट्स को रिलीज़ भी करता है और रिसीव भी। रिलीज़ करने के लिए वो सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करता है। थॉट्स का माइंड में आना ही क्रिएटिविटी कहलाता है, और ये थॉट्स माइंड में उतनी ज़्यादा आती हैं जितनी आपकी माइंड वेव्स वाइब्रेट करती हैं। तब आपके माइंड में यूनिवर्स से और दूसरे सबकॉन्शियस माइंड से आइडियाज़ रिसीव होना शुरू होते हैं, और इन वाइब्रेशन को तेज़ करने के लिए लोग डिफरेंट चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल म्यूज़िक, ड्रिंकिंग एट्सेट्रा। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है द सबकॉन्शियस माइंड। ये बाजार में तो एक छोटी सी चीज़ नज़र आती है, लेकिन इन रियलिटी ये यूनिवर्स के बहुत बड़े सीक्रेट्स में से एक है। सबकॉन्शियस माइंड की एग्जांपल आइसबर्ग थ्योरी जैसी है, जिसकी पिक्चर आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि बाहर तो एक छोटी सी चट्टान है, लेकिन नीचे एक बहुत बड़ा पहाड़ मौजूद है। हमारा ब्रेन भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इस्तेमाल करके हमारी लाइफ में बहुत सी चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। आपने अक्सर ये बात सुनी होगी कि वो जिस तरह का खुद था उसे उसी तरह के दोस्त मिल गए, या उसे उसी तरह का लाइफ पार्टनर मिल गया, वगैरह वगैरह। और इन सब चीज़ों के पीछे सबकॉन्शियस माइंड का बहुत अहम रोल है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है द ब्रेन। इस चैप्टर को मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, बिकॉज हम ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। हमारा ब्रेन थॉट्स रिलीज़ करता है सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से, जिससे आपकी लाइफ में फिर वही होना शुरू हो जाता है, और जिसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं। और अगर आप इसे डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं या स्टडी करना चाहते हैं इसके बारे में, तो आप रोंडा बैन की बुक द सीक्रेट को पढ़ सकते हैं। और दूसरे नंबर पे हमारा ब्रेन थॉट्स रिसीव करता है क्रिएटिव इमेजिनेशन की मदद से। और हमारा लास्ट पॉइंट है द सिक्स्थ सेंस। ये वो वह चैप्टर है जिसके बारे में राइटर का खुद का कहना है कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। वैसे तो इंसान की 5 सेंसेस होती हैं, लेकिन ये 6 सेंस असल में वो आइडियाज़ या इमेजिनेशन हैं जो इंसान के दिमाग में अचानक आते हैं, लेकिन इसके लिए आपके माइंड्स का वाइब्रेशन का फास्ट होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम पिछले चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे वो 13 चैप्टर जो कि इस बुक थिंक एंड ग्रो रिच में डिस्कस किए गए हैं।
फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो अपने अख्ताम को पहुंचती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।